its nuclear-powered aircraft carrier. Coalition forces are in the early stages. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा। अब यूएनएससी में अगर हमें सीट नहीं मिल रही तो फायदा कुछ नहीं हो रहा ना। हम कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे, वी आर डिमांडिंग व्हाट वी डिजर्व। वेस्ट डेमोक्रेसी की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ग्लोबल पीस और इंसाफ का वास्ता देता है, लेकिन जब इंडिया ने इंसाफ मांगा सुपर पावर्स राजनीति कर गए। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं, ये कड़वी सच्चाई है। क्रिटिकल टाइम्स में सुपर पावर्स ने इंडिया का सिर्फ साथ ही नहीं छोड़ा, वो हमारे खिलाफ जाकर खड़े हो गए। इसे देखिए, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने हंगरी को टैरिफ से एक्सेम्पशन दे दिया और सेम रशियन ऑयल खरीदने के लिए इंडिया पे 50% टैरिफ्स लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इंडिया इज़ माई फ्रेंड, मोदी इज़ माई फ्रेंड। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की शोमैनशिप है। रियलिटी में कभी वो इंडिया को हेल होल कहकर हमारे पूरे देश की बेइज्जती करते हैं या फिर हमारी इकोनॉमी को डेड बताकर हमें नीचा दिखाते हैं। हमारे कार्गो शिप्स पे हेल फायर मिसाइल से हमला कर रहे। आज ट्रंप की टैरिफ्स की वजह से रुपया कमजोर होकर 100 रुपए के साइकोलॉजिकल बैरियर के पास पहुंच गया है। हमारी कंट्री इंपोर्टेड पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस पर डिपेंडेंट रहती है, जो ईरान वॉर की वजह से पहले से महंगा हो चुका है। इसके ऊपर कमजोर रुपया, इंडियन इकोनॉमी इससे दोहरी मार झेल रही है। बड़बोले ट्रंप ये भी क्लेम कर रहे हैं उन्होंने पिछले मई में इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया। सोचिए, इससे सरहद पार टेरर कैंप्स बनाने वालों को क्या मैसेज जाएगा। आप टेरर अटैक्स करते रहो, इंडिया रिटेलिएट करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप रुकवा देंगे। यह है डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। अमेरिका इंडिया को बार बार फ्रेंड कहता है, लेकिन अमेरिका सीक्रेटली इंडिया पे जासूसी करता है। 2013 में एडवर्ड स्नोडेन ने अमेरिका को जासूसी करने के लिए एक्सपोज कर दिया। पूरे विश्व में पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो गया। यूएस में सिचुएटेड इंडियन एम्बेसीज के फोन टैप किए जा रहे थे, डेटा और ईमेल्स मॉनिटर हो रहे थे। इंडिया के टॉप लीडर्स पे यूएस जासूसी करवा रहा था। इंडिया के जितने दूसरे इंपॉर्टेंट कंट्रीज में एम्बेसीज है, यूएस वहां पर भी जासूसी करवा रहा था। फोन टैप्स किए जा रहे थे, फैक्स मशीन्स में बग्स प्लेस किए जा रहे थे। आई एम श्योर यूएस इंडिया पे आज भी इवन मोर एडवांस लेवल की जासूसी करवा रहा है। सारे इंटरनेट एप्स और आईटी हार्डवेयर हम जो यूज करते हैं वो अमेरिकन ही तो है। हम यूएस के क्रिएट किए हुए डिजिटल मैट्रिक्स का पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये है, क्या इंडिया कोई डिक्टेटरशिप है या कोई टेररिस्ट नेशन है जिस पे नजर रखने की जरूरत है? वैसे तो यूएस कई डिक्टेटर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखता है, जब तक वो यूएस की बात माने। ये फैक्ट है, यूएस एक टाइम पे सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, इवन उसामा बिन लादेन को सपोर्ट करता था। जून 2013 में जब स्नोडेन ने क्लासिफाइड फाइल्स रिलीज किए कि यूएस दुनिया भर में जासूसी करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ने बहाना कर दिया कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। इससे ये बात साफ हो गया, ये कोई लोन इंसिडेंट नहीं है, ये पॉलिसी है यूएस की अपनी एलाइज पे जासूसी करने वाली। 200 सालों तक देश को लूटने के बाद ब्रिटिशर्स फाइनली इंडिया छोड़कर चले गए और जिस गैर जिम्मेदारी से देश का बंटवारा किया गया, ये कहना बिल्कुल भी ओवरस्टेटमेंट नहीं होगा कि खून की नदियां बह गई। साइरिल रैडक्लिफ, इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 5 हफ्तों का टाइम दिया एक हजारों साल पुराने देश को डिवाइड करने के लिए, 40 करोड़ लोगों का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया। कश्मीर तब तक ऑफिशियली इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन अटैक होते ही कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके लीगली इंडिया का पार्ट बन गए। फिर जल्द ही इंडियन वॉर प्लेन सोल्जर्स के साथ कश्मीर में लैंड किए। इंडिया जंग जीतने लगा, पाकिस्तान बैक्ड मिलिशियास पीछे हटने लगे। इतने में वेस्टर्न पावर्स यूके और यूएस ने इंडिया पे जोरदार प्रेशर बनाया कि वो सीज फायर डिक्लेयर कर दे। कश्मीर इशू पे अब यूनाइटेड नेशंस फैसला करेगा। वेस्टर्न पावर्स यूएन रेजोल्यूशन को हमेशा ही डिसरिगार्ड करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे कंट्रीज यूएन की बात माने। कश्मीर इशू तब से आज तक अनसॉल्व्ड है। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 44,000 लोगों की जान टेररिज्म से जा चुकी है। पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुछ पार्ट चाइना के हवाले कर दिया है। पब्लिकली सारे वेस्टर्न लीडर्स इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के सपोर्ट में नजर आते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो मुकर जाते हैं। इंडिया आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश। ये सुनकर बहुत एब्सर्ड लगता है कि वो देश जहां दुनिया की सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसिल में नहीं है। मतलब वेस्टर्न पावर्स के अकॉर्डिंग जान, ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। काउंसिल का पार्ट बनना है तो जाओ पहले ग्लोबल सुपर पावर बनकर आओ। ऑब्वियसली बड़े इकोनॉमी होने के बावजूद भी इंडिया कोई सुपर पावर नहीं है, क्योंकि हमारी बड़ी इकोनॉमी के ऊपर इवन ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन का बोझ है।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बाइंडिंग सैंक्शंस लगा सकती है, मिलिट्री यूज ऑथराइज कर सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करता है विदाउट एनी वीटो पावर, और ये ऑफर इंडिया को मंजूर नहीं। वीटो एक सिंगल नेगेटिव वोट होता है जो कोई भी रेजोल्यूशन को पास होने से रोक देगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सिर्फ 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर है। वेस्टर्न कंट्रीज ने हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए, एट टाइम्स उन्हें यूज भी किया विद कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन जब इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया गया। इन टेस्ट के बाद इंडिया पे जो सैंक्शंस लगे, अब इवन न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए कोई भी कंट्री इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल बेचने के लिए तैयार नहीं था। 1998 में पोखरण में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए। एज ए रिजल्ट वेस्ट के कई कंट्रीज ने इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। इसके बाद इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स और डिफेंस इक्विपमेंट के ट्रेड पे रोक लगा दी गई। इनफैक्ट आज तक यूएस ने इंडिया की कई कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। वेस्ट का दोगलापन रिसेंटली आपने अभी देखा होगा। ईरान के ऊपर 2 न्यूक्लियर नेशंस ने ये इल्ज़ाम लगाकर हमला कर दिया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए खुली छूट दे दो, लेकिन दूसरों पर रोक लगाने से पहले एटलीस्ट अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर लो या डिसआर्म कर लो। ये वो टाइम है जब यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा था, और ये भी कहा था कि इंडियंस आर बास्टर्ड्स एनीवे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश देन ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड कमिट किया। एस्टिमेटेड 30 लाख लोगों की जानें गई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मास रेप्स और मर्डर कमिट किया। लाखों महिलाएं और बच्चे विक्टिम बने। 1 करोड़ रेफ्यूजीज अपनी जान बचाकर इंडिया आ गए। बांग्लादेश में पोस्टेड अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने इस ब्लड बाथ की रिपोर्ट वॉशिंगटन भेजी, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने आंखें बूंद ली और कान बंद कर लिए। रीजन, पाकिस्तान अमेरिका का कोल्ड वॉर एलाई था। 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी रेफ्यूजीज अपनी जान बचाकर इंडिया आ गए, जिससे इंडिया के बॉर्डर एरियाज में क्राइसिस जैसी सिचुएशन हो गई। इंडिया को जल्दी कुछ करना था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने वर्ल्ड स्टेज पे इस जेनोसाइड की बात रखी, यूएन से इंटरवीन करने की अपील की। जब कोई मदद नहीं आई तो इंडिया ने जेनोसाइड को रोकने के लिए अपने फोर्सेस भेजे। वेस्ट इससे इतना नाराज हुआ, यूएस ने पाकिस्तान के सपोर्ट में और इंडिया को धमकाने के लिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैटलशिप यूएसएस इंटरप्राइज इंडियन ओशन में भेजी। हमारे एलाई रशिया ने इसे काउंटर करने के लिए बैटलशिप के पीछे अपनी न्यूक्लियर सबमरीन लगा दी। मजबूत और बहादुर इंडियन फोर्सेस ने जल्दी ही पाकिस्तान से सरेंडर करवा लिया और बांग्लादेश कंट्री फॉर्म हुआ। लेकिन नोट करने वाली बात यह है, यूएस और ब्रिटेन कुछ इस तरह इंडिया के खिलाफ जाकर खड़े हुए और मास मर्डर्स और पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए सपोर्ट शो किया। इससे ये बात क्लियर हो गई कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मोरालिटी के लिए कोई जगह नहीं है।